हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज कंपनी विधि के अंतर्गत लेक्चर 2 में बात करने वाले हैं कंपनी की विशेषता के बारे में। कम समय में यहाँ पर हम आपको इस टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो देखिए इसको क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी विशेषता को हमने यहाँ पर बिंदु में लिख लिया है। ये 11 बिंदु हमें सबसे पहले याद होना चाहिए और ये कुछ इससे जुड़े हुए केसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी का सबसे मेन वाला जो पार्ट है, प्रथम निगमित अस्तित्व। ये बहुत ज़रूरी है, हम इसको सबसे लास्ट में समझेंगे क्योंकि इसी में हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कंपनी क्या होता है। तो कंपनियाँ पता है लाभ कमाने के उद्देश्य से एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो है संगठित किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है अंशों या ऋणों के माध्यम से अन्य जो होते हैं उसको भी आमंत्रित किया जाता है। हम इसको और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो कंपनी के हम विशेषता समझने से पहले ये जानते हैं कि कंपनी की कोई नागरिकता नहीं होती है, ठीक है। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, अर्थात यह वाद दायर कर सकता है। हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसका व्यक्तित्व माना गया, इसकी शाश्वतता होती है और ये अपने नाम से संविदा कर सकता है या फिर वाद दायर किया जा सकता है या इसके ऊपर भी दायर किया जा सकता है। तो गेस्क्यू के एक वाद में कहा गया है कि एक वास्तविक व्यक्ति की तरह ही कंपनी का निवास, अधिवास और राष्ट्रीयता होती है। जैसे यदि कोई कंपनी भारत में रजिस्टर है तो इसे भारतीय अधिवास प्राप्त होगा, और यदि अमेरिका में है तो इसे अमेरिका का अधिवास होगा, ठीक है। इसी प्रकार शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब है कि कंपनी जिन लोगों ने भी प्रारंभ की है, अगर वो इसमें नहीं रहते या किसी कारणवश से हट जाते हैं तब भी कंपनी हमेशा बनी रहती है क्योंकि इसका स्थान जो है दूसरे व्यक्ति सदस्य ले लेते हैं। तो कंपनी के अंश अंतरणीय होने के कारण चाहे उसके सभी सदस्य बदल जाए, कंपनी का अस्तित्व क्या होता है, यथावत बना रहता है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार निगमन की तिथि से ही कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है धारा 9 अधिनियम, हम इसमें हमेशा ही चलेगा कंपनी अधिनियम 2013। अब हम बात करते हैं सीमित दायित्व की। तो सीमित दायित्व का आशय होता है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंशों पर जो राशि होती है वहीं तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। इसका फायदा होता है कि कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं होता और उसको इतना ज़्यादा जो है संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात उसका जो दायित्व है वो सीमित है और वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंश का क्या रेट है। जो भी व्यक्ति जिसका कंपनी में का सदस्य होता है या उसका जितना भी जो ऋण अंश लगा होता है, तो कंपनी के अंशों के अंतरण से उसके अस्तित्व या प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और कंपनी का जो कार्य होता है पूर्ण रूप से निर्देशकों के हाथों से क्या होता है, चलता रहता है। अगला बिंदु है निगमित अर्थव्यवस्था। तो छठे बिंदु में बात करें तो कंपनी के अंश अंतरणीय होने के कारण इस व्यवस्था में अधिक से अधिक पूंजी कम से कम समय में प्राप्त की जा सकती है। पेरुमल का एक वाद है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति के समरूप होने के नाते उसकी समस्त संपत्तियां उसमें स्वयं में ही निहित रहती है, जो उसे कंट्रोल करती है, उसका मैनेजमेंट करती है और उसका डिस्पोजल करती है। सातवें बिंदु की बात करते हैं केंद्रीकृत प्रबंध। तो कंपनी की व्यवस्था तथा प्रबंध में अंशधारियों का क्या होता है, डायरेक्ट कोई हाथ नहीं होता और इसके लिए एक अलग ही मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं और वो ही क्या करते हैं, कंपनी को संभालते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के अनुसार कंपनी के निदेशकों की न्यूनतम संख्या 3 रखी गई है। आयकर से छूट, कंपनी अधिनियम जो आयकर अधिनियम 1961 है उसकी धारा 194, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के अधीन से आयकर की घोषणा कंपनी के पास भेजनी होती है, जिससे आय क्या होती है, कराधायी नहीं होती है। इसी प्रकार पूंजी का स्वामित्व तथा कंपनी की स्थिरता भी जो होती है बनी होती है। निवेशकों को हानि से संरक्षण मिलता है। यहाँ पर वैसे तो हम 10वें बिंदु की बात कर रहे हैं। एक निगमित निकाय या कंपनी का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, इच्छा नहीं होती, तो उसका दूषित मन नहीं होता, इसलिए उस पर ऐसा माना जाता है कि आपराधिक दायित्व नहीं होता है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में कंपनी को भी व्यक्ति में सम्मिलित किया गया है और इसमें कहा गया है कि साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 242 के अंतर्गत निगमित हो अथवा ना हो तो कंपनी पे क्या है, आरोपित जो आपराधिक दायित्व है वो निश्चित किया जा सकता है। और नेक्स्ट बिंदु है 11वां बिंदु। अभी हमने निवेशक को 10वें बिंदु की बात की थी। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा कंपनियों पर निगमित सामाजिक दायित्व। तो इसकी जो धारा एक्ट की धारा 135 है, इसकी धारा 135 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी शुद्ध परिसंपत्ति यानी कि नेटवर्थ वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक हो या जो इसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए अधिक हो, अपने 3 पूर्ववर्ती वर्षों में शुद्ध लाभ का 2% निगमित सामाजिक दायित्व से जुड़ी गतिविधियों के लिए खर्च करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर आपको याद रखना है।
बात करते हैं पहले बिंदु की, प्रथम निगमित अस्तित्व की। तो यहाँ पर जो धारा 9 के तहत हम यहाँ पर एक जो है विशेष वाद उल्लेख करेंगे, डार्टमाउथ वर्सेस वुडवर्ड कि अमेरिकी वाद में कहा गया है कि निगमित निकाय क्या है, कृत्रिम, अदृश्यमान तथा अमूर्त है। इसी प्रकार प्रोफेसर ग्रोवर ने भी कहा है कि निगमित व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण इसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। अर्थात जो भी कंपनी है इसको एक आर्टिफिशियल व्यक्ति माना गया है, लेकिन इसका जो इसको बनाते हैं, जो इसका निर्माण करते हैं, उनसे इसका जो दायित्व होता है अलग होता है। जैसे कि सपोज कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सोलोमन एंड सोलोमन वाले वाद में सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट आया था। तो डायरेक्ट इसी की हम बात करते हैं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का वाद बहुत प्रसिद्ध वाद है जिसका वर्णन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। आइए हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। सोलोमन एक्चुअल में जूते और बूट का क्या है, एक थोक व्यापारी था और काफ़ी फायदे में चल रहा था। बाद में इसने अपने ही नाम से एक सोलोमन एंड कंपनी स्थापित की जिसमें यानी कि ये स्वयं था, इसकी पत्नी, पुत्री और 4 पुत्र, यानी कि कुल 7 मेंबर थे और इसके निदेशक मंडल में सोलोमन और उसके 2 पुत्र शामिल थे। फिर बाद में क्या हुआ, इस सोलोमन ने अपनी इस कंपनी को 40,000 पाउंड में बेच दिया, यानी कि सोलोमन ने स्वयं की कंपनी को, सोलोमन एंड कंपनी को 40,000 पाउंड में बेच दिया। अब सोलोमन एंड कंपनी को 40,000 पाउंड किसको देना थे, इस वाले बंदे को देने थे, सोलोमन को देने थे। तो इसने क्या हुआ, कुछ पैसा तो इसको नगद में दे दिया, कुछ के अंश जारी कर दिए, और फिर बाद में डिबेंचर, ऋण पत्र जारी कर दिए। ऋण पत्र एक प्रकार का उधारी होता है, यानी कि सोलोमन ने एंड कंपनी ने सोलोमन से कुछ ऋण ले लिया, ठीक है, यानी कि इस कंपनी ने इससे ऋण ले लिया। फिर बाद में क्या हुआ, इसके कुछ अंश हमें पता है जो है रिप्लेस होते रहते हैं, तो कुछ इसके और इसके अंतर्गत व्यक्ति आ गए और बाद में कुछ समय के बाद ये कंपनी घाटे में चली गई। तो इसको वाइंड अप यानी कि बंद करने की नौबत आ गई। तो जब बंद किया गया तो देखा गया कि इसकी जो कुल आय है, मतलब बहुत कम आय बच रही है और इसके लेनदार भी काफ़ी बाकी है। और ऋण पत्र के तौर पर सोलोमन भी क्या था, इसका कर्जदार था, क्योंकि इसके ऋण पत्र के माध्यम से इसको भी जो है इससे पैसा लेना था। तो फिर बाद में कुछ व्यक्ति ने केस, ये सोलोमन एंड कंपनी के मेंबर ने ये केस किया सोलोमन के विरुद्ध कि स्वयं कोई व्यक्ति अपने ही पे ही स्वयं कैसे ऋण ले सकता है। तो यहाँ पर यह निश्चित किया गया है कि ये जो है कृत्रिम व्यक्ति है और सोलोमन जो है एक अलग व्यक्ति है, यानी कि कंपनी का जो है अस्तित्व रहता है और सोलोमन को क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा देना था, इसलिए ये सोलोमन एंड कंपनी को सोलोमन को क्या है, ऋण देना पड़ेगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या निर्णय दिया कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक स्वतंत्र कंपनी थी जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से क्या है, पूर्णतः भिन्न है, इसीलिए इसको एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, लेकिन इसकी नागरिकता नहीं होती। और इसी ही प्रकार के जो वाद है इसमें है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एक जगह पर कहा गया है कि निगम, लॉर्ड हेल्डन ने कहा है कि निगम एक कल्पित निकाय होता है जिसका न कोई शरीर होता है न ही कोई मस्तिष्क होता है। कंडोली चाय कंपनी लिमिटेड के वाद में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि कंपनी का व्यक्तित्व इसके अंशधारियों से पूर्णतः भिन्न होता है और इसके द्वारा संपत्ति अंतरित की जाना ठीक वैसा ही अंतरण है जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरण किया जाता हो। और यहाँ पर परमेश्वरी दास वाले वाद में कहा गया है कि किसी कंपनी द्वारा देय बिक्री कर की वसूली केवल कंपनी के वित्त में से ही की जा सकती है तथा अंशधारियों की संपत्ति में की गई वसूली अवैधानिक होती है। आरसी कूपर का एक वाद प्रमुख है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख वाद है जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रयोजन के लिए नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है कंपनी को और न वह इस अनुच्छेद के अधीन किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु याचिका दायर कर सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भी कंपनी को नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसने कहा है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के वाद में कहा गया है। लेकिन बाद में आरसी कूपर वर्सेस भारत संघ के वाद में कहा गया है कि कार्यपालिका अथवा विधायिका के आदेश या विधान द्वारा किसी कंपनी के अधिकार पर अगर आघात पहुंचता है तो उसे आर्टिकल 19 के संरक्षण से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि कंपनी को ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं है। यदि कोई नागरिक किसी कंपनी का अंशधारी बन जाता है तो उसके मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। तो ये वाद आपको प्रमुख रूप से याद रखना है और इसी के साथ हमारा कंपनी की विशेषता वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो अगर आप भी एग्जाम में अपीयर आ रहे हैं तो मुख्य रूप से आपको ये पॉइंट पढ़ना है और ये वाद कम से कम याद रखना है, बाकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हैव ए नाइस डे।